अब हम बात करते हैं कि बायो ने जो है वो ह्यूमंस या कितने भी ह्यूमंस काइंड है उसकी बेहतरी के लिए जो है वो क्या क्या काम किए। तो अगर मैं कहूँ कि जो सबसे ज़्यादा लाइफ की कंजर्वेशन है और लाइफ के अंदर जो लाइफ की प्रोडक्शन लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में सबसे ज़्यादा रोल जो अगर बायो ने प्ले किया होगा तो ये बात गलत नहीं होगी। बायो के अंदर ऐसी जो है वो ऐसी इन्वेंशंस हुई हैं और ऐसी एडवांसमेंट हुई हैं जिसने जो है वो ह्यूमंस को या मैन काइंड को जो है वो बहुत सारे तरीक़ों से हेल्प किया। फॉर एग्जाम्पल एवोल्यूशन का प्रोसेस तो देखें, एवोल्यूशन जो है वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बेहतरी लाती है, लेकिन एवोल्यूशन का इंतजार कौन करे क्योंकि वो तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेती है। तो उसके लिए बायो ने जो है वो हल निकाला है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग ऐसे एनिमल्स और ऐसे क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर जो है वो हमारे यानी कि ह्यूमन के डिज़ायरेबल सारे कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, और उसके लिए जो होता है वो हम लोग जो है वो उनको तैयार करते हैं और उनसे जो है वो हम लोग फूड एनिमल्स की प्रोडक्शन जो है वो उनकी या फूड की जो क्वालिटी होती है या क्वांटिटी उन दोनों को इन्हेंस कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो सबसे कॉमन एग्जांपल आती है वो आती है ट्रांसजेनिक प्लांट्स की। प्लांट्स क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो प्लांट्स जो आजकल का एक मेन गोल है वो ये है कि हमने लेस एरिया पे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ फूड क्रिएट करनी है, और वो फूड ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स हों जो कि ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के अंदर इस टाइम जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने विटामिन ए का जो जीन था इसको हमने इंसर्ट किया राइस के अंदर, और फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो गोल्डन राइस आ गए। गोल्डन राइस उन राइसेस को कहते हैं जिसके अंदर विटामिन ए होता है, और इससे क्या हुआ कि जो बच्चे इनको खाते स्पेशली अफ्रीका के बच्चे, उनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ साथ विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो होती है वो भी रिकवर हो जाती है, वो भी पूरी हो जाती है। उसके बाद हम लोग अब ये जो विटामिन ए या हमने अपना डिज़ायर कैरेक्टर का प्लांट्स तो बना लिया, लेकिन जब प्लांट्स एक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी शफलिंग होती है और उसके अंदर जो होता है वो डिफरेंट वैरायटीज़ जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। लेकिन हमने इतनी मेहनत से एक जेनेटिक प्लांट जो था वो क्रिएट किया है, हम नहीं चाहते कि उसके जो कैरेक्टर्स है वो लॉस्ट हों, तो हम जिस मैथड के थ्रू उसके आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग क्लोनिंग टेक्निक कहते हैं। आई एम श्योर क्लोनिंग टेक्निक से हम लोगों के जहन में जो होता है वो आपके ह्यूमंस के आइडेंटिकल क्लोन बनते हैं। यस, हम लोग इस टेक्निक के ज़रिए जो है वो ह्यूमंस के आइडेंटिकल क्लोन्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो है वो हम लोग प्लांट्स के आइडेंटिकल कॉपीज़ या एनिमल्स की आइडेंटिकल कॉपीज़ जो है वो इस टेक्निक के थ्रू क्रिएट करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो है वो आइडेंटिकल कॉपीज़ जो एक और टेक्निक के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम लोग टिश्यू कल्चरिंग कहते हैं। टिश्यू कल्चरिंग में ये होता है कि हम लोग किसी भी प्लांट का एक स्मॉल पोर्शन लेते हैं जो कि हमारा आइडेंटिकल या डिज़ायर्ड प्लांट है, और उसको हम लोग जो है वो लैब के अंदर ग्रो करवाते हैं, ऐसा यानी कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, और उस एक स्मॉल पोर्शन से एक लीफ के छोटे से पीस से वही प्लांट की आइडेंटिकल कॉपी जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। इसी तरह एनिमल्स के अंदर अगर हमने किसी डोर या किसी ऑर्गन को आर्टिफिशियली क्रिएट करना है तो उसके लिए भी जो है वो हम लोग उसी सेल्स का या उस ऑर्गन का हेल्दी ऑर्गन का वो छोटा से सेल्स का पार्ट लेंगे और उसको जो है वो हम लोग न्यूट्रिएंट रिच मीडियम के अंदर ग्रो करवाएंगे लैब में अंडर कंट्रोल कंडीशंस, और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो एक ह्यूमन या एनिमल्स का कोई भी एक ऑर्गन जो है वो क्रिएट हो सकता है। देन आपको पता है जब हम क्रॉप्स करते हैं तो साइंटिस्ट को जो सबसे बड़ा थ्रेट होता है वो इंसेक्ट्स होता है। इंसेक्ट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इससे समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी पूरी थाउजेंड्स ऑफ एकर्स के ऊपर जो क्रॉप्स होती है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। उसके लिए हम लोग सर्टेन केमिकल्स यूज़ करते हैं जिनको हम लोग DDT या केमिकल पेस्टिसाइड करते हैं। अब ये जो केमिकल्स होते हैं ये जो है वो आपको ये नहीं देखेंगे कि ये इंसेक्ट को ही मारना है या दूसरे एनिमल्स को नहीं मारना। केमिकल तो केमिकल होता है, तो वो इंसेक्ट के साथ साथ दूसरे ऑर्गेनिजम्स या दूसरे प्लांट्स या इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो रह रहे थे उनको भी जो था वो हार्म कर रहा था, उनको भी जो था वो किल कर रहा था। उस वजह से इन्वायरमेंट के अंदर उन ऑर्गेनिजम्स की जो थी वो नंबर डिक्रीज हो रहा था। तो इसका सोल्यूशन बायो ने निकाला, और वो निकाला थ्रू बायो पेस्टिसाइड। बायो पेस्टिसाइड यानी कि हम उस ऐसे प्लांट्स के अंदर से सर्टेन केमिकल्स या कुछ ऐसे बैक्टीरियाज या कुछ ऐसे जो होते हैं वो इंसेक्ट जो कि हमारे पेस्ट या हमारे हार्मफुल इंसेक्ट्स को किलिंग में हेल्प करते हैं, हम उस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल आपने सुना होगा कि इंडोनेशिया के अंदर जो चावलों की फसल है उसको कीड़ों से बचाने के लिए उसके अंदर वो लोग जो है वो बत्तखें छोड़ देते हैं। तो बत्तख क्या करते हैं कि बत्तख जो होते हैं वो या मछलियाँ ये जो बत्तखें होती हैं वो क्या करते हैं कि वो जो पौधों के ऊपर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको खा जाती हैं। उससे आपके जो चावलों की राइस होती है वो भी प्रोटेक्ट होती है,
और इन रिटर्न हमारे पास जो होता है वो हमें फूड भी मिल जाती है फिशेस और बत्तखों के लिए। तो इसको हम लोग बायो पेस्टिसाइड्स में लेते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास क्योंकि क्रॉप्स को ग्रो करना और हेल्दी ग्रो करना साइंटिस्ट की जो है वो मेन प्रेफरेंस है, तो हम लोग एक इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट बनाते हैं जिसमें हम लोग जो है वो क्रॉप्स को देखते हैं और मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास जो क्रॉप्स है वो हेल्दी हों, टाइम पे हों, उनको सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो बायोलॉजिकली मिलें और हमारे पास जो वो क्रॉप्स की यील्ड है वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ हो, डिक्रीज़ ना हो। इसके साथ साथ अब हर जगह तो सॉइल नहीं होती। अब आप यहाँ पे देख लें कि एक स्मॉल एरिया पे आप कितनी सॉइल के अंदर क्रॉप्स ग्रो करवाएंगे। तो अब इसके लिए जो एक न्यू टेक्निक लॉन्च हुई है कि हम लोग एक स्मॉल एरिया पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्लांट्स को ग्रो करवाएं, उसको हम लोग हाइड्रोपोनिक टेक्निक भी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक टेक्निक में हम क्या करते हैं कि हम लोग पानी के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देते हैं और उससे ये होता है कि जो पौधे होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स से चाहिए तो सॉइल से लेने के बजाय पानी से लेते हैं और पौधे जो होते हैं वो नॉर्मली ग्रो करते हैं और हेल्दी होते हैं। इसको हम लोग एक जो है वो आपके एस्ट्रोनॉट्स यानी कि स्पेस स्टेशंस में प्लांट्स को ग्रो करने की जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो हाइड्रोपोनिक पे हो रहे हैं क्योंकि स्पेस के अंदर सॉइल नहीं होती। और इसी तरह आपके घरों के अंदर या इवन फ्लैट्स के अंदर भी अगर कुछ लोग जो है वो सब्जियां ग्रो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास सॉइल नहीं है, तो इस टेक्निक के थ्रू वो अपने किचन गार्डन का जो शौक है वो भी पूरा कर सकते हैं और उनके पास भी जो है वो एक एडिकेट अमाउंट ऑफ फूड जो है वो भी आ सकती है। फिर दूध तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और हर एक ह्यूमन के लिए जो होता है सर्वाइवल के लिए या न्यूट्रिएंट्स के लिए मिल्क जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब एक जगह पे लेट्स सपोज करें इस्लामाबाद की बात करो तो इस्लामाबाद में हर घर में कितनी भैंसें हैं? कोई भैंस नहीं है। तो या इवन लाहौर की बात करें तो लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर जो है वो सिर्फ गाँव के अंदर जो है वो अलाउ किया जाता है कि वो लोग काउस को जो है वो ब्रीड करवा सकें। तो इसलिए हम लोग जब गांव से शहरों तक मिल्क प्रोवाइड करने के लिए जो होता है वो रास्ते में मिल्क ख़राब हो जाता था और इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा जो यील्ड थी वो ज़ाया हो जाती थी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम मिल्क को जो है वो महफूज करते थ्रू अ टेक्निक दैट इज़ नॉन एज पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन के अंदर हम लोग हीट को या दूध को जो होता है वो 161 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लेकर जाते हैं और एकदम से उसे ठंडा कर लेते हैं। तो ये जो अचानक से ड्रास्टिक चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है ये आपके दूध के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं जो कि दूध को स्पॉइल कर सकते हैं तो उनको जो है वो किल कर देते हैं। तो इससे जो हमारा मिल्क होता है या मिल्क की जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स होती है उनकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो इन्हेंस हो जाती है। तो इस तरह बायो के थ्रू हम लोग जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स की जितनी भी प्रोडक्ट होती है उनको सेव करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो मैनकाइंड है उसके पास कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ फूड अवेलेबल हो।